बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, एक टर्म आता है एक्सपेरिमेंट या ट्रायल। तो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली देखें तो व्हाट एवर वी आर डूइंग इज़ एन एक्सपेरिमेंट। जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्ट है। उसको एक्ट, व्हाट एवर एक्ट वी आर डूइंग, परफॉर्मिंग, वो क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे हमने कहा कि हमने कॉइन को टॉस किया, तो ये टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, एक ट्रायल है। देखें क्या होता है, इस बात का ट्रायल है। यहाँ तक कि आप अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। ओके, एक ट्रायल है। तो इन जनरल डिक्शनरी जो डिफाइन करेंगी, तो कोई भी एक्ट आपका एक एक्सपेरिमेंट है। ऑलराइट, तो एक्सपेरिमेंट या ट्रायल को लेकर के कोई मुश्किल बात नहीं। एक डेक ऑफ कार्ड्स है, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से आपने एक कार्ड को ड्रा किया, तो ये ड्रा करना एक एक्सपेरिमेंट है। ओके, अब समझ गए हमारी बात को। और रिजल्ट, आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट। अब कहते हैं कि सपोज करो आपने एक डाइस को, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 फेसेस में है, और इसको आपने थ्रो किया। थ्रो करने पर 5 आ गया, तो 5 हमारी क्या है? आउटकम है, परिणाम है, रिजल्ट है। यानी व्हाट एवर कम्स आउट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो उससे क्या निकला। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट या आउटकम कह देंगे। एक्सपेरिमेंट समझ गए, कोई भी एक्ट है या ट्रायल, उसको ट्रायल कह देंगे, एक्सपेरिमेंट कह देंगे। उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, उसको हम आउटकम कह देते हैं। हमने कहा कि अब 2 टीम्स हैं, मैच खेलने जा रही हैं क्रिकेट का। उनके बीच में टॉस किया जाता है। कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया, तो वो टीम जीत गई, टॉस जीत गई कहते हैं। तो वो हेड क्या है? उसका आउटकम है। अब देखें, आइए यहाँ पर इवेंट को कह दें। अब इवेंट हमारी क्या है? कोई भी जो आउटकम एक्सपेरिमेंट की, वो इवेंट कहलाती है। इवेंट है क्या? एनी आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। पहले सिंपल चीज़ देखो, किसी भी प्रयोग का, एक्सपेरिमेंट का, ट्रायल का जो परिणाम निकलता है, वो एक इवेंट, एक घटना कहलाती है। वैसे तो घटना को अगर आप कहेंगे तो व्हाट एवर इज हैपनिंग इज एन इवेंट। डिक्शनरीज डिफाइन करेंगी तो कहेंगे जो कुछ भी हो रहा है वो एक घटना है। आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, तो हेड का आना है, ये रिजल्ट, ये आउटकम। ये टॉसिंग क्या था? एक्सपेरिमेंट था, ट्रायल था। और हेड का आना क्या था? आउटकम था। और ये आउटकम जो हेड आ गई, इस आउटकम का नाम इवेंट। तो ये घटना हो गई। कहते हैं इंडिया टॉस जीत गया। ओके, तो आप कहते हैं इंडिया टॉस जीत गया। ओके, तो हेड उसको पड़ गया। इसी तरह से आपने कहा कि हमने एक डाइस को थ्रो किया है, 6 आ गया। ओके, तो 6 का आना क्या है? डाइस का थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट या ट्रायल है, एक्ट है। और उसका आउटकम 6 का आना, और उसी आउटकम को हम क्या कहते हैं? इवेंट कह देते हैं। अभी हम सब इवेंट की भी चर्चा कर देंगे, लेकिन अब इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपसे कह दें। इवेंट्स यहाँ पर 2 तरह की हमारे पास में आती हैं, प्री डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। अब देखें, आइए, अभी तक जितनी भी आप इवेंट्स जो भी आप कर रहे थे वो प्री डिटर्मिनिस्टिक था। अब जैसे आपने कह दिया कि S = UT + ½ AT², वेरी फेमस इक्वेशन। बॉडी नहीं है आपके पास में, उसको आपने अभी मूव भी नहीं किया है, लेकिन किसी ने कहा कि 10 सेंटीमीटर/सेकंड की वेलोसिटी से एक बॉडी जाएगी और उस पर 10 सेंटीमीटर/सेकंड² का एक्सेलेरेशन एक्ट करेगा, तो 50 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगी। तो अभी कुछ हुआ नहीं है, मगर आपने बता दिया पहले से ही। ओके, इसी तरह से तमाम सारी बातें हैं। हमने कह दिया कि सपोज करो कि हमारे इलाहाबाद से लखनऊ की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रही है, तो 4 आवर्स आपने पहले ही बता दिया, 4 घंटे। अभी ट्रेन चली नहीं है, अभी वो टाइम नहीं आया उसका चलने का, मगर आपने स्पीड और सब पहले से बता दिया। तो जिन इवेंट्स, जिन घटनाओं के परिणाम को हम पहले से
सर्टेनिटी के साथ में फोरकास्ट कर सकते हैं, पहले से बता सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्री डिटर्मिनिस्टिक इवेंट्स कहलाती हैं। तो इस तरह से अभी तक आपने जो कुछ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में पढ़ा वो सब प्री डिटर्मिनिस्टिक इवेंट्स थी। केमिस्ट्री में आपने कहा व्हाट हैपेंस ऑन, इनको इस तरह से, इन कंपाउंड्स को, और इनको हम ये करेंगे तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन से क्या आएगा। आपके पास लैब नहीं है, वो सब कंपाउंड्स नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं नहीं कुछ भी, मगर आप बता देते हैं ये है तो ऐसा होगा। मैथमेटिक्स में ये किसी ने कहा इस कर्व के अंडर में एरिया फ्रॉम x = 1 to x = 3 एट्सेट्रा, तो आपने डिसाइड कर दिया, वो पहले से ही फिक्स है। आप सर्टेनिटी के साथ में उनके परिणाम को, उनके रिजल्ट्स को बता सकते हैं। तो ऐसी इवेंट्स को हम कहते हैं प्री डिटर्मिनिस्टिक इवेंट्स। ओके, अब प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स क्या हैं? अब ये वो इवेंट्स हैं, तो वी कैन नॉट फोरकास्ट देयर रिजल्ट्स विद सर्टेनिटी अनलेस दे हैपन, जब तक कि वो हो नहीं जाती हैं। जैसे क्वाइन को हम टॉस करें तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा, जब तक कि इवेंट अनलेस इट हैपन्स। जब आपने टॉस कर लिया तो टॉस करने के बाद में हेड आया तब कहते हैं हेड आया, इंडिया जीत गया। ऑलराइट, तो प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स होती हैं जब वो इवेंट्स हो जाती हैं, तभी उनके रिजल्ट्स को, उनके परिणाम को हम बता पाते हैं। आपका डेक ऑफ कार्ड्स है, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उन प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड आप ड्रा करने जा रहे हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा कार्ड आएगा। ओके, 52 में से कोई आएगा दैट वी नो, लेकिन कौन सा आएगा ये हम नहीं बता पाएंगे अनलेस वी ड्रा। जब तक कि हम ड्रा करके देख नहीं लेते हैं तब तक नहीं बता पाएंगे। और ये सारी बातें जो हम कह रहे थे, इक्वलिटी प्लस हाफ एटीज, इनमें कुछ नहीं था, आप पहले से ही इनके रिजल्ट्स को बता दे रहे थे, फोरकास्ट करते थे, फोरकास्ट विद सर्टेनिटी, ऐसा ही होगा। अब देखा कि रेड कार्ड आ गया, तो आपने कहा रेड कार्ड निकला है, ओके, तब आप कह पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाती है, संभावनाएं आ जाती हैं, लाइक्लीहुड आ जाता है, चांस आ जाता है, और हम कहते हैं कि कार्ड निकालने, ड्रा करने तो जा रहे हैं, चांस क्या है रेड निकलने का। ओके, क्योंकि आप पहले से सर्टेनिटी के साथ में नहीं बता पा रहे हैं। ओके, तो ये दो तरह की इवेंट्स हमारी प्री डिटर्मिनिस्टिक हो गई, प्रोबेबिलिस्टिक हो गई। ओके, अब देखें एक टर्म बहुत आता है, एक्सॉस्टिव आउटकम्स। किसी भी एक्सपेरिमेंट के एक्सॉस्टिव आउटकम्स क्या हैं या इवेंट्स? वो ये है कि कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने संभावित परिणाम हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल इवेंट्स जो हैं, उन सभी के सेट को, उन सभी को हम क्या कहते हैं? एक्सॉस्टिव आउटकम्स कहते हैं। सपोज करें कि हम क्वाइन को टॉस करने जा रहे हैं, तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? हेड एंड टेल। तो ये दरअसल हेड और टेल, ये हमारे एक्सॉस्टिव आउटकम्स हो गए। अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो एक डाइस को थ्रो करते हैं तो एक्सॉस्टिव आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आ गए। अगर दो डाइस को हम थ्रो करते हैं तो दो डाइस को थ्रो करते हैं, देखो तो 1 1 आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 1, पहले में 1 दूसरे में 2, और इस तरह से 1 6। ऑलराइट, अब फर्स्ट में आपका 2 आ सकता है, दूसरे में 1, और इसी तरह से 2 6, और इसी तरह से 3 1 4 1, और हम कह सकते हैं 6 1, और ये देखें क्या 6 6। हमारे कहने का सेंस है कि यहाँ 36 एक्सॉस्टिव आउटकम्स हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड द एक्सॉस्टिव आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ 36 हो गए। वजह क्या है कि पहले डाइस में कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं? 6, एंड का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन, और दूसरे में कितने आ सकते हैं? 6, तो ये 36 हो गए। 1 के साथ 1 हो सकता है, सेकंड में 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, यहाँ पहले में 2 आया तो फिर 6 हो सकते हैं, एट्सेट्रा। तो ये समझ गए। तो हमारे कहने का सेंस है कि आपने ये एक्सॉस्टिव आउटकम समझ गए थे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, और यहाँ पर अब हमने कहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये थोड़ा इस लेटर्स में है, छूट गया था, हमने लिख दिया है। अब एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि जब एक हो तो दूसरी इवेंट ना हो, तो किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी ट्रायल में हैपनिंग ऑफ वन इवेंट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ द अदर। कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो उसमें उसी एक ही ट्रायल में
एक का होना दूसरे के होने की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करता है, ख़त्म करता है, यानी एक होगी तो दूसरी नहीं होगी। अब जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड आएगा तो टेल नहीं, टेल आएगा तो हेड नहीं, तो हेड और टेल ये हमारी क्या है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, हमने डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई 1 एक नंबर आएगी, 3 आएगी तो अदर हमारे 5 नहीं आ पाएंगे। ओके, तो ये ऑल 6 आउटकम्स जो थे, एग्जॉस्टिव आउटकम्स थे, वो सभी के सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। यानी हैपनिंग ऑफ वन इन द सेम ट्रायल रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द अदर। ओके, दूसरे के होने को वो खारिज करता है, उसको रूल आउट करता है कि दरअसल उसी ट्रायल में। अब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर एक कॉइन टॉस किया, फिर दूसरी जगह एक कॉइन टॉस किया, दूसरा कोई कर रहा है, अब यहाँ आपका हेड आया, उसके यहाँ टेल आ गया, तो आपने कहा कि हेड और टेल आ गया, नहीं, उसी ट्रायल में। ओके, उसी ट्रायल में हैपनिंग ऑफ वन रूल्स आउट द हैपनिंग ऑफ द अदर इन द सेम ट्रायल, ये नेसेसरी बात है। तो हमने एक्सॉस्टिव आउटकम्स आपसे कह दिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह दिया। अब इक्वली लाइकली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इक्वली लाइकली। अब जैसे हमने कहा कि कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल ये दो हमारे एक्सॉस्टिव आउटकम्स हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मगर ये इक्वली लाइकली का मीनिंग क्या है कि ऑल द आउटकम्स, यानी 2 आउटकम्स, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ द हैपनिंग ऑफ वन कैन नॉट टेक द प्रायोरिटी ओवर द अदर। हमने कहा कि एक का होना दूसरे के होने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये क्या बात हम कहना चाहते हैं? हमने कहा कि जैसे आप कॉइन को टॉस करते हैं हेड और टेल, तो हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एज वेल एज इक्वली लाइकली, इसीलिए तो हम कह नहीं पाते हैं कि क्या आएगा, इसीलिए वो प्री डिटर्मिनिस्टिक नहीं बन पाया, प्रोबेबिलिस्टिक बन गया है। 1 2 3 4 5 6 हमारे डाइस में, तो ऑल 6 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही, वो इक्वली लाइकली, कोई भी आ सकता है। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हम एक ड्रा कर सकते हैं, तो कोई भी कार्ड आ सकता है। यहाँ किंग जो है वो 10 से नहीं कह सकता है, जो हमारा बादशाह है वो दहले से ये नहीं कह सकता है कि हम बड़े हैं इसलिए पहले हम आएंगे ड्रा में, हम पहले, ऐसा नहीं। 52 सभी जितने भी कार्ड्स हैं हमारे, वो सब उस ड्रा में, सेम ड्रा में इक्वली लाइकली हैं। अलग इक्वली लाइकली का मीनिंग क्या है कि सबको एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबके हैपनिंग का होने का चांस इक्वल है। ओके, सभी के होने का चांस जो है इक्वल है, ये हमने कहा, तो इक्वली लाइकली। अब देखें ये प्रोबेबिलिटी को आप डिफ़ाइन कैसे कर देते हैं क्लासिकल मॉडल में, इस तरह से डिफ़ाइन कर देते हैं कि आपने कहा कि एक्सॉस्टिव आउटकम्स हमारी कितनी हैं, और उसमें से कहा एक्सॉस्टिव आउटकम्स n अगर कह दिया, और फेवर में हमारी कितनी है, तो m है तो m/n, इस रेशियो को ये p से लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अब हमने कहा कि हमारे पास में एक डाइस है 1 2 3 4 5 6, इसको आप थ्रो करिए, थ्रो करने पर इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितने टोटल आउटकम्स हैं, एक्सॉस्टिव आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। और देखें अगर ये सभी 6 आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं और म्यूचुअली लाइकली हैं, तो यू नो दे ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर एक आएगा तो अदर 5 नहीं आ पाएंगे, सभी इक्वली लाइकली हैं। 6 1 से नहीं कह सकता कि पहले हम निकलेंगे, पहले हम आएंगे, ऐसा नहीं कह सकता है, सभी इक्वली लाइकली। तो अब देखें टोटल कितने हो गए, 6, तो ये ऑल दीज 6 आउटकम्स मस्ट बी इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑलराइट, अब कहते हैं उनमें से हमारे फेवर में, तो फेवर में हमने क्या कहा हुआ था, इवन नंबर आ जाए। अब इवन नंबर आ जाए तो 2 4 6 हमारे क्या हैं, इवन, तो हमारे फेवर में कितने हो गए, 2 4 6, तो 3/6 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। तो जो हमारे फेवर में कौन है उनको काउंट कर लेंगे, तो ये हमारे पास में इतने आ गए। ओके, अब देखें आइए यहाँ पर इक्वली लाइकली के केस को समझ लें। अब जैसे हमने आपसे कहा कि किसी एग्ज़ाम में आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2 मत कह दें, इसलिए कि ठीक है फेल और पास एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, एग्ज़ाम में सिटिंग इन द एग्ज़ाम, ये एक्सपेरिमेंट हो गया, ट्रायल हो गया। इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, एक्सॉस्टिव आउटकम्स क्या हैं, फेल एंड पास। ओके, आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, लेकिन इक्वली लाइकली हैं कि नहीं, जब इस डेफिनेशन को हम लगाएंगे तो इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का होना ज़रूरी है। ऑलराइट, अब देखते हैं, अब आपने इतनी पढ़ाई की हुई है,
कि आपके दोस्त आपसे थोड़ा एनवी रख रहे हैं, ग्रीन सिकनेस जिसको कहते हैं, तो परेशान हो रहे हैं देख करके कि बहुत पढ़ रहा है दोस्तों में चर्चा है कि 90% तो इसका सिलेक्शन हो गया, और अब आपसे कोई कह रहा है कि उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने कहा 1/2। उधर आप 90% सक्सेस के लिए कह रहे हैं, इधर 1/2 जब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं। वहाँ पर आपके दोस्त ने इतना ज़्यादा या आपने इतना पढ़ाई कर लिया है कि पास होने के फेवर में आप चले गए हैं, यानी फेल और पास इक्वली लाइकली नहीं है। तो यहाँ पर ये 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, हम इस डेफिनेशन को यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब एक लड़का है, पढ़ लिख नहीं रहा है, उसको आप देख रहे हैं, आप कह देते हैं गए काम से ये, इनका कुछ नहीं हो सकता एटसेट्रा। फिर भी किसी ने पूछा उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या, आपने कहा 1/2। उन्होंने किताबों से इतनी दूरी बना ली है कि हर कोई कह रहा है कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। इन अदर वर्ड्स इम्पॉसिबल जैसे हो गया है कि वो पास नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ पर उन्होंने किताबों से इतनी दूरी बना ली है कि फेल और पास इक्वली लाइकली नहीं रहेंगे, फेल की तरफ रिजल्ट ज़्यादा ट्विस्ट हो गया। ऑलराइट, तो वहाँ पर 1/2 हम नहीं कहेंगे। इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना ज़रूरी है एक्सहॉस्टिव आउटकम्स का। ऑलराइट, अब देखिए इम्पॉसिबल आउटकम्स क्या है, इस पॉसिबल इवेंट या आउटकम, हम एक ही बात है। अब तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। अब हमने कहा कि 1 2 3 आप एक डाइस को थ्रो करो, और हमने कहा इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो नंबर आए वो 7 से डिविजिबल हो। तो लीजिए 7 से डिविजिबल नंबर्स कौन है, 7 14 21 रजिस्टर था, वो आ नहीं रही हैं। तो क्या हो गया 0/6। तो ये हमारी क्या हो गई, इम्पॉसिबल आउटकम्स, यानी वो किसी भी हालात में हो नहीं सकती। ऑलराइट, तो उसको हम कह देते हैं P = 0 कह दिया। आइए सर्टेन इवेंट क्या है, सर्टेन इवेंट हमारी वो इवेंट होती है जो ज़रूर होगी, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। आइडियल इवेंट कभी कभी कहते हैं लोग, कभी कभी जो है डेफिनेट इवेंट भी कह देते हैं, लेकिन ये सर्टेन इवेंट दैट इज़ इट विल हैपन, नोबडी कैन चेक इट, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि आपने कॉइन को टॉस किया, अब कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल, ओके, हमने एक डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, ओके, हमने ये कहा। अब हमने कहा इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आएगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/6 1 हो गई। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, सर्टेन इवेंट कहलाएगी। P, अब देखें यहाँ पर एक बात हमने और कह दिया है, P + Q 1 कह दिया। Q क्या है, P है प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग, Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, नहीं हो रही है। ऑलराइट, अब जैसे हमने कहा कि आपने डाइस को थ्रो किया, इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी तो 3/6 1/2। अब हमने कहा कि ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी तो 3/6 135, 3/6 तो 1/2 अगेन। अब 1/2 को ऐड करो तो 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन अकरेंस ऑफ द सेम इवेंट इक्वल टू 1, वो क्या हो जाएगी, दोनों का जो सम है वो 1 हो जाएगा। ऑलराइट, इन अदर वर्ड्स इवेंट या तो होती है या तो इवेंट नहीं होती है, और 1 क्या है, ये सर्टेन इवेंट है। तो या तो जब कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो या तो उसमें इवेंट होगी या तो इवेंट उसमें नहीं होगी। ऑलराइट, ये दो बातें ही होगी, तीसरी बात नहीं होगी। तो हमने ये कह दिया। अब देखें हमने एक बात ये कह दिया है कि प्रोबेबिलिटी की लिमिट्स 0 से 1, तो आप जानते हैं क्यों, क्योंकि सपोज करो यहाँ हमने n मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ द इवेंट में बी n, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, n/n, तो मैक्सिमम वैल्यू p की क्या हो गई, n/n, यानी 1 हो गई। तो 1 को एक्सीड नहीं कर सकती प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, और 1 जब होगी तो भी परफेक्ट इवेंट की होगी। आइए, अब हमने कहा हो सकता है किसी इवेंट के फेवर में एक भी केस ना हो, निगेटिव तो हो नहीं सकता नंबर, तो फेवर में या तो 0 2 3 4, तो हमारे पास में फेवर में मिनिमम क्या हो सकता है, 0, तो 0/n क्या हो जाएगा, 0, तो p की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 0, तो p 0 से 1, और 0 होगी तो इम्पॉसिबल इवेंट है, उसको हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑलराइट, अब देखें कुछ बातों को हम सेट थ्योरी से कहने जा रहे हैं, और इसमें जो
देखें, अब सेट में, अब इसमें एक टर्म जैसे आएगा आपको सैम्पल स्पेस, हमने कह दिया ये, तो सैम्पल स्पेस वहाँ अभी कह रहे थे हम एग्जॉस्टिव आउटकम्स, तो एग्जॉस्टिव आउटकम्स का मीनिंग क्या था, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब इसी को कह देंगे द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही सुनते जाइए, और कोई ऐसी बात नहीं है, डेफिनेशन तो आपसे पूछेंगे नहीं, क्वेश्चंस आपसे सब रखते हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या है, ये सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, अब जैसे हमने कहा कि 2 डाइस को थ्रो करो, तो 2 डाइस को थ्रो करो तो सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा, आप जानते हैं फर्स्ट में 1 आया, सेकेंड में 1 हो सकता है, सेकेंड में 2 हो सकता है, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हैं। सेकेंड में 6 हो सकता है तो 6 केसेस। अब फर्स्ट में 2 है, सेकेंड में 1 है, डॉट डॉट डॉट, फिर 2 6, ऐसे ही आप 3 1 3 6 4 1 4 6 5 1 5 6 एट्सेट्रा 6 1 6 6, तो ये कितने हो गए, 36 केसेस हो गए। ऑलराइट, तो देखें यहाँ पर सैम्पल स्पेस में, तो इनके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, सैम्पल पॉइंट्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनके मेंबर्स को, जैसे सेट में आप कहते हैं एलिमेंट, तो यहाँ क्या कह देंगे, सैम्पल पॉइंट कह देंगे, सैम्पल स्पेस। और हमने कहा ये सैम्पल पॉइंट, तो सैम्पल पॉइंट एनी मेंबर, ठीक है, तो उसको लोग इस तरह से आपको कह देंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना। पहले हम जिन लोगों ने टर्म्स वगैरह अभी तक न सीखा उनके लिए हम ये कह रहे हैं, जा करके 11th के बच्चे भी देख सकते हैं, कंपटीशन के भी देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और अब ये हमने, अब इसमें देखें, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, इसको कैसे कह देंगे, एन एस कितना हो गया, 36। अभी हमने कहा था 6 × 6, तो कितना हो गया, ये हमारे पास में 36 आ गया। अब आइए देखें इवेंट को, अब यहाँ क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिक्शनरी डेफिनेशन थी, व्हाट एवर इज हैपनिंग इज एन इवेंट, हमने इवेंट को ये कहा। फिर हमने अभी जब स्टार्टिंग किया तो इवेंट को हमने क्या कहा, द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का, ट्रायल का, एक्ट का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, आउटकम है, वही हमारा क्या है, इवेंट है, उसी को हम इवेंट कह सकते हैं। अब सेट के थ्रू कहेंगे, तो सेट के थ्रू जब इवेंट को कहना है तो देखें, तो कैसे कहेंगे, एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस एस इज एन एक्सपेरिमेंट। सैम्पल स्पेस का कोई भी सबसेट आप उठाएंगे तो वो क्या है, एक इवेंट है। और इवेंट्स के नाम को आप कैसे, ये सबसेट्स हो गए ए बी सी एट्सेट्रा, इस तरह से नाम दे सकते हैं आप। अब जैसे हमने आपसे कहा कि ये सैम्पल स्पेस हमारा अभी था, 2 डाइस को हमने एक साथ थ्रो किया था, तो ये 1 1 से लेकर के हमारे पास में 1 6, और इधर 2 1 से 2 6, एंड दिस इज 6 1 2 6 6, ये हमने कह दिया। अब आइए, अब हमने ए कह दिया, ए में हमने कहा द सम ऑफ द 2 फेसेस। फर्स्ट डाइस में कोई डिजिट आएगी फेस में इसके, और सेकंड में आएगी जब आप थ्रो करेंगे, द सम ऑफ द 2 फेसेस, ठीक है, इज हमने कह दिया 9, ये क्या है, 9। अब इसमें देखें क्या आ गए, ये 9 करेंगे आप, तो देखें ये 4 5 5 4, एंड दिस हमने कह दिया यहाँ पर 3 6 एंड 6 3। अब और कोई पॉसिबल नहीं है, ये देख लें, अब ये भी एक सेट आ गया। ये क्या है, ये है प्रॉपर सबसेट या सबसेट ऑफ एस। ऑलराइट, तो एक इवेंट क्या है, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस एस। जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका सैम्पल स्पेस होगा, उसका कोई भी सबसेट लेंगे तो एक इवेंट है। अब अगर हमने बी में अगर हमने ये कह दिया कि हमारे दोनों फेसेस सेम हैं, तो देखो बदल गया, 1 1 2 2, और ये 3 3, दिस इज 4 4, दिस इज 5 5, एंड दिस इज 6 6। ऑलराइट, ये आ गया। अब ये भी देखें तो बी क्या है, ये सबसेट ऑफ क्या है, एस। कोई भी इवेंट आप कहेंगे तो वो सैम्पल स्पेस एस का सबसेट होगा। इन अदर वर्ड्स, हम जो कहना चाहते हैं, आप सैम्पल स्पेस से कोई भी सबसेट उठा लेंगे तो वो एक इवेंट होगी। हो सकता है हम उस इवेंट को आइडेंटिफाई न कर पाएँ,
बट सर्टेनली डेफिनेटली इट विल बी एन इवेंट। ओके, अब देखें यहाँ जब आप प्रोबेबिलिटी की परिभाषा डेफिनेशन लगाएंगे तो देखो सेट थ्योरी में अब प्रोबेबिलिटी को पी से लोग, और कभी कभी पी के साथ आर छोटा सा ऐसे दे देते हैं, पी आर एस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। अब ए अभी अभी हमने कहा था, तो इसमें कितने हो गए 4, तो ये 4/36, तो ये कितना आ गया 1/9। ये प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई। यहाँ कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देख रहे हैं आप, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, तो ये हमारे पास 6/36, ये 1/6 आ गया। ओके, आइए अब अगर कोई हमारे पास में ऐसी इवेंट है, इस तरह की इवेंट है, हमने कहा ऐसी इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी। अब हमने कहा कि इसमें सम हमारा 13 हो जाए दोनों का, तो दोनों का सम 13 तो पॉसिबल है नहीं, तो 13 पॉसिबल नहीं है तो क्या हो गया 0, तो ई हमारी क्या हो गई इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। ऑलराइट, और अगर हम एक सपोज करो एक इवेंट यहाँ पर डी कह दें, और डी में हमने कहा कि दोनों डाइस का सम आइदर ऑड है और इवन है, आइदर ऑड और इवन, तो दोनों बातें हो सकती हैं। 2 से लेकर के 12 तक सम आ जाएगा, तो 2 है तो इवन, 3 है तो ऑड, एट्सेट्रा, 11 है तो ऑड, 12 है तो इवन। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में ऑल 36/36, तो ये हमारी क्या हो गई सर्टेन इवेंट हो गई। गेट माई पॉइंट। अब देखें यहाँ पर एक बात जो कहना चाहते हैं, अब सब इवेंट, तो सब इवेंट आप जब थ्योरेटिकली इसको देख लें, वैसे आप क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें कोई मुश्किल नहीं आती। इवेंट का जो सबसेट है वो सब इवेंट कहलाती है। जैसे अभी अभी हमने कहा एस, 2 डाइस को आपने थ्रो किया था तो 1/1 से, जैसा कि जानते हैं ये 6/6 ये कह दिया था। अब हमने कहा ए, तो सम हमारा 9 हमने कह दिया था। ओके, सम 9 के लिए कहा था, तो 4 5 5 4, दिस इज 3 6 एंड 6 3। ऑलराइट, ये आ गया, ये हमारी इवेंट हो गई। अब इसी में से सपोज करो हमने कह दिया कि लेट, एक इवेंट हमने सी कह दिया, अब सी में हमने इतना ही कह दिया 4 5 और क्या है ये 3 6, तो ये देखें क्या इज अ सबसेट ऑफ क्या है ये ए, तो ये सब इवेंट हो गई। तो सी को हम क्या कहेंगे सब इवेंट। सब इवेंट की खास बात क्या है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है अभी बता रहे हैं, तो सी इज अ सब इवेंट ऑफ ए। ओके, जैसे सबसेट कहते थे। अब किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स की नंबर कितनी हो गई 2³ हो गई, 8 हो गई। तो अगर किसी एक इवेंट में 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 4 हैं, तो सब इवेंट्स कितनी बन सकती हैं 2⁴ 16 बन सकती हैं। ऑलराइट, अब सब इवेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है देखें, ये बात देखें यहाँ पर। सब इवेंट की इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर सी हो गई तो ए हो जाएगी, देख लो, यानी सब इवेंट अगर हो जाती है, इफ़ सब इवेंट हैपेंस देन इवेंट हैपेंस। ऑलराइट, यहाँ बहुत ही क्लियर बात हो गई। तो देखो यहाँ से आपको ये कह सकते हैं कि इफ़ सब इवेंट हैपेंस देन इवेंट हैपेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। जब और देखें, और दूसरी बात भी वाइसी वैसा भी कहने जा रहे हैं, तो यानी सब इवेंट हो जाती है तो इवेंट हो गई। अगर हमारे पास 4 5 आ गया, फर्स्ट डाइस में 4 सेकेंड में 5, तो सम 9 आ गया तो इवेंट हो गई। ऑलराइट, और दूसरी बात, अगर हमारी इवेंट होती है तो कोई ना कोई सब इवेंट हुई है। सपोज करो सम हमारा आया है 9, तो या तो ये आया है, या तो ये आया है, या तो ये आया है, या तो ये आया है। ओके, कोई ना कोई एक आया है, यानी सब इवेंट हुई है। ऑलराइट, तो हमने कहा कि इफ इवेंट हैपेंस देन सब इवेंट हैपेंस। ओके,
यानी सब इवेंट हमारी क्या है वो हो जाती है। आपने कहा सम 9 है तो इन्हीं 4 में से कोई एक आया होगा। तो सब इवेंट में इम्प्लाइज इवेंट हैपनिंग ऑफ इवेंट, हैपनिंग ऑफ सब इवेंट इम्प्लाइज द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, एंड हैपनिंग ऑफ इवेंट इम्प्लाइज द हैपनिंग ऑफ सब इवेंट, यानी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड। ओके, तो इसमें अब आपको डाउट नहीं। अब देखें, सेट की सारी बातें आपको हम कह देते हैं यहाँ पर, आप जानते ही हैं, मगर वही बातें आपकी अप्लाई हो जाएंगी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में। अब देखें, आइए, जैसे हमने कहा कि लेट ए बी टू इवेंट्स इन एस क्या है, सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उसमें 2 इवेंट्स हैं। तो देखें, अब पहली बात, किसी ने आपसे कहा कि इवेंट हमारी वो है, अब इवेंट को ई से भी लोग ले देंगे, ई आइडेंटिकली इक्वल टू ये क्या है, ए एंड बी। ऑलराइट, अब इसका मीनिंग है ए भी हो रही है और बी भी हो रही है। अभी हम कह देंगे, सपोज करो यहाँ एक्सपेरिमेंट में हमारे क्या है, हमने कहा कि अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को थ्रो किया गया है, ठीक है, और इसका सैंपल स्पेस अब क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। और देखें, इसी छोटे से एग्जाम्पल से अपने हम तमाम सारी बातें आपको सिंपल इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स, कंडीशनल इवेंट्स, सब की थ्योरी सिखा लेंगे, कॉन्सेप्ट सिखा लेंगे। देखें, आइए, अब ए इवेंट हमने कहा ए द नंबर whatever the number we get on the face, the number is even, यानी 2 4 6 आ गया तो इवेंट हो गई। और बी हमने कहा द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी अगर 3 और 6 आ गया तो हमारी बी हो गई। अब देखो, ये इवेंट हमारी क्या है, ए भी हो और बी हो, इंटरसेक्शन है, ए भी और बी भी, ए हैपन्स एज वेल एज बी। तो ए क्या कह रहा है कि इवन हो, तो इवन 2 4 6, और 3 से, तो देखें ये क्या थे, ये थे 2 4 6। अब इनमें से देखें कौन हमारा, कितनी नंबर्स ऐसी हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, तो ओनली 6, तो ये क्या आ गई, ये 6 आ गई। ओके, तो अब देखें, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, अब इवेंट ऑफ की है, इवेंट क्या है, ये इवेंट है, कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कहते हैं ये, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये कितने आ गए, ये आ गए 1/6, फेवर में केवल एक हमारे रहेगा। 6 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इवन एज वेल एज डिविजिबल बाई 3, और टोटल कितनी थी, 6, हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 6, तो 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये अभी कंपाउंड इवेंट अभी आपको राइट डाउन करना हम सिखाएंगे, ठीक है ना। आइए इसे मिटा देते हैं। अब आपसे किसी ने कह दिया नंबर 2, अब इवेंट ही चेंज हो गई, हमने कहा ए हैपेंस बट बी डज नॉट, ये न होने को रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, ए हो रही है और बी नहीं हो रही है, तो यानी 2 4 6 ये आया। ऑलराइट, अब ये 2 4 6, तो ए के लिए कितना आ गया, 2 4 6, मगर बी ना हो, क्या कहता है, बी ना हो यानी 3 से डिविजिबल ना हो, तो 6 को हटा दो, तो अब 6 को कट कर दिया, अब कितने रह गए, 2। तो देखें ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार, ये हमारे पास में आ गया 2/6, जिसे हम 1/3 कह देंगे। ऑलराइट, इस बात मीनिंग समझ गए। अब देखें 3, हमने आपसे कहा इवेंट हमारी कैसी है कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार, कॉम्प्लीमेंट, ए भी नहीं हो रही है और बी भी नहीं हो रही है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि नंबर हमारी इवन नहीं है, तो इवन नहीं है तो कौन सी हो गई, 1 3 5। आइए अब, यानी 1 3 5, और कहते हैं इनमें से, कहते हैं बी भी ना हो, तो 3, ये पॉसिबिलिटी बनी हुई, तो 3 को खारिज कर दें, आप उसको रूल आउट कर दें, तो कितने रह गए, 2, तो 2/6। ओके,
ये बात समझ में? ए ना हो तो कौन से आए, यानी 1, 3, 5 में से आए, और बी भी ना हो तो इसका मीनिंग है 3 को मत लीजिए, तो 1 और 5 हमारे फेवर में रह जाएंगे। 2/6 इनका मीनिंग हम समझते हैं, बात क्लियर हो रहा है आपको। अब एक बात और आते हैं, यहाँ पर हमने ये देखें क्या है। अब नंबर 4 में हमने कहा इवेंट, अब कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपेंस, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपेंस को आइडेंटिकली क्या है, ए यूनियन बी। अब देखें इसमें कैसे ए यूनियन बी, अभी हम कहने जा रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपेंस, तो इसको एटलीस्ट को यूनियन से, दोनों हो रही हैं तो एंड से, ऑलराइट। इंटरसेक्शन, सेट थ्योरी में जो इंटरसेक्शन था, यहाँ एंड का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है। तो यहाँ देखें, कहते हैं कि ए हो तो कम से कम एक हो, ऐसे भी कहते थे आप। ए यूनियन बी सेट कैसे लिखा करते थे कि मेंबर या तो ए में है, या तो बी में है, या तो दोनों में है कि नहीं है? तो कभी कभी ए में होते थे और बी वाले ए में नहीं होते थे, अलग अलग रहते थे, वो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स कहलाते थे। यहाँ हम उन्हीं को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह देंगे अभी, ठीक है ना? तो अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लिख लें, नहीं भूल ना जाएं, ठीक है। तो आइए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उसी एक्सपेरिमेंट में, उसी ट्रायल में हैपनिंग ऑफ वन एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ द अदर। एक का होना उसी ट्रायल में दूसरे के होने को इम्पॉसिबल बनाता है। कॉइन को टॉस करोगे, हेड और टेल आ सकते हैं, मगर हेड जो है अगर आएगा तो टेल नहीं, टेल आएगा तो हेड नहीं। अब देखें, कम से कम एक का होना, ए हो अथवा बी हो, अथवा दोनों तो उसी में आ जाएगा, ए और बी हो रही, तो जब ए और बी दोनों में होगा तो अपने आप शामिल हो जाएगा। कैसे? अभी सेट से कह देंगे। अब कहते हैं ए हो, तो ए के फेवर में क्या थे, ये 2, 4, 6 आर। कहते हैं कि बी, अब बी में क्या था, 3 और 6, तो 6 तो आ गया, तो लीजिए एक और आ गया, एंड कितना आ गया, ये 3, देख लो। कहते हैं कि पहले हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको, बहुत थ्योरेटिकल एक कुहासे में आपको हमने नहीं रखा है, एक फॉग में नहीं रखा है, हमने कहा पहले देख लो क्या इनका मीनिंग है, ठीक है ना? तो कहते हैं ए, अब कहते हैं एंड, अब बी को आर बी भी हो, तो देखें 2, 4, 6 ये तो फेवर में थे, और इसके फेवर में कौन थे, इसके फेवर में थे 3 और 6, जो 3 से डिविजिबल कौन लोग थे, 3 और 6, तो 6 तो आ चुका था, 3 नहीं, तो अब ये 4। तो देखो इस प्रोबेबिलिटी को, ये एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपेंस है ना, तो ये हमारे पास में 4 अपान कितना है, 6। इसको अभी 4 हमारे फेवर में हो गए, 6 हमारे टोटल थे। तो ये क्या है, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी, कि ए यूनियन बी हम जब कभी हमको लिखना है, ठीक है ना, तो एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी हैपेंस, कम से कम एक। तो जब लोग कम से कम एक कहें तो यूनियन से कहना, 3 होती तो ए यूनियन बी यूनियन सी एट्सेट्रा। अब आइए, ठीक है, तो इस ए यूनियन बी को आपने देख लिया। अब आपने एक्चुअली, अब ए यूनियन बी की अगर हम प्रोबेबिलिटी कहें, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, तो अभी हमने जो सेट से कहा हुआ है, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, एग्जॉस्टिव आउटकम्स। अब ए यूनियन बी आप 11th क्लास से जानते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अपन वेन डायग्राम बना सकते हैं, अभी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम अभी कह देते हैं, NS। अब आइए देखेंगे, NA अपान NS क्या हो जाएगा, ये हो गया PA, आ गया PA प्लस, अब वहाँ देखो ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो सेट थ्योरी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए चलता था, उसी में अगर P कह देते हो तो प्रोबेबिलिटी के सारे फार्मूले आपके सामने आ जाएंगे। और अभी हम 1-2 बड़े अच्छे फार्मूले आपको रख देंगे। तो देखें PA प्लस PB, अब माइनस ये क्या है, माइनस ये थे इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपान टोटल, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऑलराइट, ये देख लें। अब अभी देखो
इसकी प्रोबेबिलिटी हमने कितनी निकाली थी, 4/6 निकाल दी थी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 4/6 निकाली थी, जो 2/3 हो जाएगी। अब देखते हैं PA, तो PA क्या था, 3/6 थी, प्लस PB, B क्या था, डिविजिबल बाई 3, तो 3 और 6 है तो 2/6 था, माइनस, अब कहते हैं कि ये इवन हो और 3 से डिविजिबल हो, तो 2, 4, 6 तो इवन हो गए, और 3 से डिविजिबल हो तो केवल 6 रह गया, तो 1/6 हम निकाल चुके थे तीनों को, इसीलिए पहले हमने निकाला। अब देखें ये हम समझते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, 4/6, इन अदर वर्ड्स 2/3। देखें फार्मूला आपका ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब हम जनरलाइज कर दे रहे हैं चीज़ों को। देखें, अगर हमने कहा, यहां देखो अब कैसे, इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, if A and B are mutually exclusive, then probability A intersection B equal to 0, because जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो A और B के बीच में कोई भी कॉमन नहीं रहेगा एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 0, तो 0/ns तो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखें, आई द नंबर इज इवन, द नंबर इज, अब सपोज करो यहाँ हम इवेंट को बदल देते हैं, मान लो B इवेंट हमने ये कह दिया, इसी एग्जाम्पल में ऐसा कह दे रहे हैं, ये जो B इवेंट है हमने कह दिया द नंबर इज ऑड, द नंबर इज ऑड। अब देख लो आप, अब इंटरसेक्शन B, तो A के फेवर में क्या है 2, 4, 6, B के फेवर में क्या है 1, 3, 5, इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, 0/6 वो कितना आ जाएगा, 0/6 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो जब लोग कहें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका मीनिंग है कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब अगर हमने कहा तो देखिए इस केस में प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इक्वल टू क्या हो गया, PA प्लस PB, ये कितना आ गया, PA प्लस PB, ये 0 हो जाएगा। तो अगर A और B हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, देन प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम हैपेंस इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। अगर A और B हमारी ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनमें से कम एक का जो होना है वो क्या होगा, इन सभी की अपनी अपनी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको ऐड अप कर दो, जोड़ दो, तो ये दरअसल कम से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हम आपको आगे कई बातें ले रहे हैं। देखें, आपको अब डायरेक्ट लिख रहे हैं और आप प्रोबेबिलिटी A यूनियन B यूनियन C, तो देखें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, आप ये फार्मूला जानते थे, Na प्लस NB प्लस NC, Na प्लस NB प्लस NC, तो ये देखें PC माइनस 2 का इंटरसेक्शन, तो ये प्रोबेबिलिटी में आप NS से डिवाइड कर देंगे तो वही प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का सम हो गया। अब देखें, इफ A कामा B कामा C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो जानते हैं क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, देन देखें प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने कहा कि A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू ये PA प्लस PB और प्लस PC, ठीक है, तीनों का सम हो जाएगा। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो एट लीस्ट वन ऑफ देम अकर्स इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ A, B एंड C, सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इस तरह से अगर n इवेंट्स हैं, हमने कहा
n इवेंट्स हैं, ये n इवेंट्स हैं आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, then probability यानी at least one of them occurs is equal to the sum of their respective probabilities। उनकी अपनी अपनी जो probabilities हैं उन सबको ऐड अप कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, probability E1 प्लस, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपका है और बेसिक प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। हमारे पास अभी रिक्वेस्ट बेस थ्योरम को लेकर के बहुत है, लेकिन जो टर्म्स आते हैं इसलिए पहले हम आपको तैयार कर दे रहे हैं। तो आज और कल के वीडियो में एक्चुअली हम इन सब चीज़ों को पहले डिस्कस करेंगे, तब हम बेस थ्योरम पर आएंगे, तभी आप बेहतर समझेंगे उसको। ओके, तो ये आ गए। अब देखें, तो ये कहता क्या है कि अगर n इवेंट्स हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनमें से कम एक इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1, E2 so on and so forth all the way En, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हो जाएगा। अब देखें, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम बनाए रहते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ हमने जो आपको कहा वो, जैसे अब देखो एक एग्जाम्पल, हमने कहा कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को थ्रो किया गया। अब हमने कहा कि हमको आप बता दो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज़ एटलीस्ट 9, ठीक है। 2 डाइस थ्रो किए गए, ठीक है, लिख नहीं रहे। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम इज़ एटलीस्ट 9। अब देखो हमने क्या कहा, अब ई इवेंट हमारी ये रिक्वायर्ड है, द सम इज एटलीस्ट 9, ये प्रोबेबिलिटी है। अब इस प्रोबेबिलिटी को देखिए आप, तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये है क्या, 9 आ जाए, कम से कम 9 कहा गया, तो 9 के फेवर में अभी हमने कहा 4 5 5 4 3 6 64 हैं, तो 4 आ गए। अब अगर 10 आ जाएगा तो वो भी तो बात हो जाएगी, कहते हैं एटलीस्ट 9, तो 9 हो, आर 10 हो, आर 11, आर 12, तो 11 में क्या है 5 5 4 6 6 4, तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। 11 में क्या है 5 6 10 में थे 4 6 6 4 5 5, और 11 में 5 6 6 5, एक डाउन होते जाते हैं, वो 8 पर मैक्सिमम पहुंच जाते हैं, 5 पहुंच जाते हैं, और 2 के लिए 1 रहता है, 3 के लिए 2 रहता है, ऐसे जाएंगे, और 8 पर 5, 5 से फिर डाउन होने लगेगा वो। तो देखें ये 11 में 5 6 6 5, और 12 के लिए 1 6 6 अपान, इसको देखें आप, तो क्वेश्चन आपने कर लिया। मोस्टली हम आपके अंदर से ही मैथमेटिक्स निकालते हैं, जो आपका अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना फीलिंग होता है, हम उसी को थ्योरेटिकल फॉर्म में रख देते हैं, इक्वेशंस के फॉर्म में रख देते हैं, फार्मूले के फॉर्म में रख देते हैं, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में रख। आपसे अगर कोई पूछता कि सम एटलीस्ट 9 है, 2 डाइस थ्रो किए गए हैं, 1 2 3 5 4 6 लिखा हुआ है उनमें, तो आपसे 11th क्लास में भी कोई कहता तो आप ये हमको 4 3 7 + 2 10/36 आप तब बता देते, ओके। और आप कहते भी कि मजाक भी बनाते, क्या पूछ रहे हैं, क्या हम इतना भी नहीं जानते, बट नो, हम यहाँ से कुछ और डेवलप करना चाहते हैं। अब देखें, आइए, हमने आपको ये लिख दिया है यहाँ पर, E1 ये लिख दिया है, E1 लिख दिया है द सम इज 9, E2 लिख दिया है द सम इज 10, और E3 लिख दिया है द सम इज 11, और E4 लिख दिया है द सम इज 12। आइए, ये 4 इवेंट्स हैं। तो यहाँ देखें, अब हमने कहा ये 4/36, अब जो चीज़ आप जानते हैं, वट एवर यू नो, जिस सम को आप अपने आप कर सकते हैं, उसी से हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया है, दिस + 1/36, और अभी हम थ्योरी से उसको कह चुके। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। ऑलराइट, हम ये कहना चाहते हैं, देखो जो हमारी इवेंट ई है, इट कैन अनफोल्ड इन 4 वेज, ये 4 तरीके से हो सकती है, 9 आने पर, 10 आने पर, 11 आने पर, 12 आने पर। हम कहना चाहते हैं कि अगर हम ये समझ लें
कि कोई इवेंट कितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज में हो सकती है। ओके, तो अगर हम ये समझ लेते हैं तो उन सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज की प्रोबेबिलिटीज़ को हम अगर काउंट कर लेते हैं, उनका सम कर देते हैं, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखें क्या हम कह रहे हैं यहाँ पर, तो आप इस तरह से कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 प्लस E4। यानी अगर कोई इवेंट एक लाइन में लिख देते हैं, उससे ज़रूरत नहीं है कि एक जनरलाइज थ्योरम आपके पास में हो जाएगी। हमने कहा कि इफ़ एन इवेंट E can take place in n mutually exclusive forms, then the probability of E is the sum of the probabilities of all the mutually exclusive फॉर्म्स। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म्स हमारे E1, E2 so on and so forth और En। और अभी हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन En, अगर ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हमने कहा था कम से कम एक का होना, यानी यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम से कम एक का होना, वो सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का सम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En फाइनली। इसके पहले अभी किया था। अब यहाँ उसी बात को ऐसे कहा जा रहा है कि अगर हम ये समझ लें कि किसी इवेंट के कितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म्स हैं, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसके अपने सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म्स की प्रोबेबिलिटीज़ का सम ले लें तो वही हो जाएगी। तो इसका मीनिंग यहाँ क्या निकला, अगर देखो तो ये हमारे पास ये हुआ क्या, वो वही अभी जो हम कर चुके, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन यूनियन दिस यूनियन क्या आ गया E4। ये कहना चाहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स। ओके, और ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर सम 9 आएगा तो 10 11 12 नहीं आ पाएंगे। ओके, 10 आएगा तो अदर्स नहीं आ पाएंगे। तो हमारा मीनिंग समझ गए, हमने वहीं पर आपको खड़ा कर दिया कि वहाँ कह रहे थे कि एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो सम हो जाएगा सबका। यहाँ कहा कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म्स हैं तो इसका मीनिंग इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, 0। तो द मोमेंट यू कम टू नो दैट दिस इवेंट कैन अकर or can unfold in these n mutually exclusive forms, then the probability of the event will be equal to the probabilities of all its mutually exclusive forms or ways। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास निकल गया जिसको कि हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखें कुछ बातें सेट थ्योरी से ही रिलेट करके आपको आज स्टॉप करेंगे, और कुछ 2-1 बातें। अब प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बार, A हो रही है B नहीं हो रही है। अभी हम कह चुके, एग्जाम्पल हमने दिया था। अब देखें, आइए ये हमारे पास में है। अब जैसे यूनिवर्सल सेट हुआ करता था तो यहाँ सैम्पल स्पेस यूनिवर्सल सेट का रोल प्ले करेगा, और जो इवेंट्स हैं इसके अंदर देखो तो A ये हो गया, A ये है और B ये है। ठीक है, ये हमने कहा A और ये B। ऑलराइट, अब A इंटरसेक्शन B बार, तो A तो सेट ये पूरा हो गया, मगर B बार का मीनिंग क्या है, आउटसाइड B, तो कितना पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया। अब यहाँ कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहता, बस एक बार लिखेंगे, अब आगे आपको नहीं कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस अपॉन NS। ऑलराइट, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11th क्लास में आप जानते हैं, हमने आपको वेन से फिर यहाँ कह दिया दिस ओवर दिस। आप देख लें, आप दरअसल A में से ये निकाल दो, ये पोर्शन निकाल दो। ओके, इतना पोर्शन ये B शामिल कितना था, इतना था। A इंटरसेक्शन B बार, B नहीं होना चाहिए, A होना चाहिए, तो ये B, यहाँ B भी है तो उसको है। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, PA माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। लीजिए कितना अच्छा रिजल्ट आ गया, जो वहाँ N लगाते थे वही आ गया। तो जब कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B बार है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B। अब आइए देखें, हमने आपको कह दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन। अब ऐसे कहते हैं, कभी कभी लोगों ने यूं भी कहा ये, और देखें ये C बार, तो आप इसको D सपोज कर लो,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन सी, तो देखें ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब वो कितने भी सेट्स कोई बढ़ाता चला जाए आपको कोई मुश्किल नहीं। एक देखें ये फार्मूला, ये बहुत कम पूछा गया, एक दो बार एडवांस से पूछा, मगर बुक्स भी जो है तरह तरह से उसको करती हैं, जबकि आप इस फार्मूले से डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब अगर दो जगहों में कॉम्प्लीमेंट लगा है, ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, दिस इक्वल टू, देखें इंटरसेक्शन बी बार अब दो जगहों में, तो देखें पी ए याद रखें पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, देखें आइए अच्छा हम वहाँ वेन से अभी एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा चलिए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए का बी के साथ, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी कर दो, ए इंटरसेक्शन सी कर दें, और प्लस ये ऑल इंटरसेक्शन ले लें। देखें ये फेमस फार्मूला याद रखें हमने, तभी इसीलिए इसको डबल सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार इक्वल टू पी ए माइनस, देखो पी ए माइनस ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर माइनस करो ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, प्लस ये कर दें। अब देखें आइए यहाँ हमने आपको बना दिया है, सपोज करें ये हमारा एस था और ये तीन इवेंट्स के लिए आ गया, ए आ गया, ये देखो बी आ गया, और ये देखें यहाँ पर सी आ गया, ठीक है। अब कहते हैं ए का बी बार के साथ इंटरसेक्शन, तो देखें ए का बी बार के साथ इंटरसेक्शन अगर लोगे तो अभी अभी हमने कहा था उसमें आपका ये पोर्शन आएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, अभी अभी वही तो हमने किया हुआ, देखो ये बी के बाहर का, तो बी के बाहर का मगर सी आ जाएगा, और कहते हैं लेकिन सी भी ना हो, सी भी ना हो तो सी के भी बाहर हो और बी के भी बाहर हो, तो देखें ये पोर्शन आपका आ गया, जो कहते हैं कि सी नहीं आना चाहिए तो सी नहीं आया, हाँ बी नहीं आना चाहिए तो बी नहीं आया, और सी भी ना आए। देखो अगर हम यहाँ ये यहाँ रुक गए, अगर हम यहाँ आगे बढ़ जाते, यहाँ आ जाते अगर इस जगह में, तो सी आ जाता, फिर गेट माई पॉइंट। तो देखो सी, तो अब इस पोर्शन में देखो ए है, केवल ए है मगर बी नहीं है, और क्या नहीं है, सी नहीं है। इस बात को समझ गए? देख लें ए एंड बी बाहर, तो बी के बाहर, तो देखो बी के बाहर हो गए, और सी के भी बाहर, तो सी के बाहर। अब देखें आइए इसको कैसे कहते हैं, तो कहते हैं एन ए करो, एन में से सब्ट्रैक्ट करो, तो एन ए कर दिया, बाद में एन एस से डिवाइड कर दोगे पी ए हो जाएगा, एन ए किया। अब आइए कहते हैं ये पोर्शन हटाओ ए से, तो ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया। अब कहते हैं ए से ये भी पोर्शन हटाओ, यानी सी के साथ जो उसका इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट कर दिया। देख रहे हैं आपने, ए था, ए का ही इतना पोर्शन, रेड पोर्शन हमको लेना है ए का, तो उससे किसको हम डिलीट कर दें, ए इंटरसेक्शन बी को, फिर क्या डिलीट कर दें ये, मगर ये पोर्शन जो था जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, अगर हम ब्लू से कह दें थोड़ी देर के लिए, ये जो पोर्शन हमारा है, ठीक है ना, ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन एक्चुअली ये दो बार डिलीट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी ये चला गया और ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी चला गया, तो दो बार नहीं जाना चाहिए, ओनली वंस। तो एक बार आपने प्लस कर दिया, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, गेट माई पॉइंट, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऑलराइट। एन एस से डिवाइड कर दोगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ हमने अब इसको हटा दिया ताकि आपको डाउट ना हो, ये पोर्शन ये एक्चुअली दो बार आ गया था, इसको दो बार नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो फार्मूले अब आपको याद रह जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार कह रहा है, तो बस जिसमें नहीं है माइनस सबका इंटरसेक्शन, और ये फार्मूला आप याद रखें, पी ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस, ये सब आपने कर दिया, तो ये है, ठीक है। तो आज इन फार्मूलों पर ही, कल आपको और सारे कॉन्सेप्ट्स रख देंगे, तब हम बेस थ्योरम पर आएंगे। थैंक यू ऑल।